हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संतुलन, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं संतुलन के बारे में। जब किसी वस्तु पर अनेक बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि वस्तु न तो रेखीय गति करे और न ही घूर्णन गति करे, तो उसे क्या कहते हैं हम, उस वस्तु की मतलब क्या है कि जो वस्तु है वो संतुलन की अवस्था में है। कहने का मतलब क्या है, जब क्या है किसी वस्तु पर अनेक बल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि वस्तु न तो रेखीय गति करती है और ना ही घूर्णन गति करती है, तो कहा जाता है कि जो वस्तु है वो क्या है, संतुलन की अवस्था में है। ठीक है। तो संतुलन के प्रकार कितने होते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं। संतुलन क्या होता है, मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। जो इक्विलिब्रियम होता है दोस्तों वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। ठीक है, चलिए हम एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। स्थायी संतुलन क्या होता है, जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर यदि वस्तु पुनः अपनी मूल संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो कहा जाता है कि जो वस्तु है वो स्थायी संतुलन में है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, चौड़े मुंह पर रखा हुआ शंकु। ठीक है, चौड़े मुंह पर क्या है, रखा हुआ संतुलन। इस अवस्था में वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है वो आधार से निकटतम ऊंचाई पर होता है। ये देखिए आप एग्जाम्पल इस तरीके से, जो चौड़े मुंह पर रखा हुआ एक शंकु है, तो इस अवस्था में होता क्या है कि जो गुरुत्व का जो केंद्र है वो आधार से निकटतम ऊंचाई पर होता है, आधार से निकटतम ऊंचाई पर होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब असंतुलित अस्थायी संतुलन के बारे में। ठीक है, अस्थायी संतुलन क्या होता है, जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वो पुनः संतुलन की अवस्था पे ना जाए। ठीक, क्या उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए, तो इसे अस्थायी संतुलन कहा जाता है। जैसे शीर्ष पर खड़ा हुआ शंकु, जैसे क्या है, एक स्ट्रेट या शीर्ष पर क्या है, खड़ा हुआ शंकु होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन सा है शीर्ष पर खड़ा हुआ शंकु, ये। ठीक है, शीर्ष पर खड़ा हुआ शंकु। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, उदासीन संतुलन क्या होता है, जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर यदि वह पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं करे बल्कि कोई नई अवस्था में आ जाए। ठीक है, किसमें नई अवस्था में आ जाए, तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या है, उदासीन संतुलन में है। जो वस्तु है वो क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसमें है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जैसे किसी तल पर पड़ा हुआ शंकु, या इस अवस्था में वस्तु के गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई आधार से स्थिर रहती है। आधार से क्या रहती है, गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई आधार से स्थिर रहती है। ठीक है, ये जो वस्तु है ये क्या है, आपका उदासीन संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो स्थायी संतुलन की जो शर्तें होती हैं वो शर्तें कौन कौन सी होती हैं, कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना चाहिए, बिल्कुल। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए, जी बिल्कुल। और द्रव्यमान के बारे में अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या है, उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, जो यदि क्या है कोई भी जो वस्तु है उसमें उपस्थित जो पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। इसका एसआई मात्रा केजी होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब है नेक्स्ट भार। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस बल को पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कहा जाता है। ठीक है, और ये आकर्षित किसके कारण करती है, गुरुत्व के कारण करती है। ठीक है, किसके कारण करती है, गुरुत्व बल के कारण जो चीज़ों को जो पृथ्वी है वो अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mg, और इसका जो एसआई मात्रक है न्यूटन तथा गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होता है। अतः 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 9.8 न्यूटन। भार को कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। भार को क्या है, कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ फॉर्मूलास वगैरह हैं, तो चलिए हम इनको देख लेते हैं किस तरीके से। कॉपी पे करेंगे हालांकि इनको हम। तो गुरुत्वीय
एवं जड़त्वीय द्रव्यमान। ठीक है, हालांकि इससे पहले की जो वीडियोस मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वीय और जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है, तो इनके बारे में एक फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। तो यदि हम जानते हैं कि यदि दो पिंडों के गुरुत्वीय द्रव्यमान m1 एवं m2 है, ठीक है, तथा इन पर गुरुत्वीय F1 व F2 बल कार्य करते हैं, ठीक है, तो F1 के लिए जो सूत्र आएगा निकल के वो क्या हो जाएगा हमारा, F1 के लिए जो हमारा सूत्र निकल के आ रहा है फॉर्मूला, तो F1 के लिए F बराबर जी m1/r², ठीक है, और F2 क्या है जो दूसरा है gm m2/r²। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड कर दी, तो F1/F2 इक्वल m1/m2 आ गया, ठीक है। अब क्या है, यदि स्वतंत्रता पूर्वक गिरने पर इनमें G1 एवं G2 गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है तो जड़त्वीय द्रव्यमान के परिभाषा F1 क्या होता है, F इक्वल क्या होता है mg, जो F होता है भार इक्वल क्या होता है द्रव्यमान गुणे, ठीक है, भार बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, F बराबर mg। इसी तरीके से F2 हो जाएगा m2g2, दोनों को हम अपॉन में कर देंगे, F1/F2 क्या हो जाएगा m1g1/m2g2, ठीक है। तो सभी वस्तुएं एक समान त्वरण से गिरें तो क्या हो जाएगा G1 इक्वल G2 के, ठीक है। यदि क्या है सभी वस्तुएं क्या है एक समान त्वरण से गिरेंगी तो G1 बराबर G2, तो F1/F2 इक्वल m1/m2, तो m1/m2 इक्वल m1/, कहने का मतलब कुल मिला के ये m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M, स्मॉल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M, ठीक, अर्थात गुरुत्वीय तथा जड़त्वीय द्रव्यमान परस्पर समानुपाती होते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि जो गुरुत्वीय तथा जड़त्वीय द्रव्यमान होते हैं परस्पर समानुपाती होते हैं, ठीक है। जड़त्वीय एवं गुरुत्वीय द्रव्यमान के गुण समान होते हैं, तीनों ही अदिश राशियां हैं, ठीक है। जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान, ये जो राशियां हैं दोस्तों कौन सी हैं आपकी, ये राशियां हैं अदिश राशि, इनमें कोई भी दिशा नहीं होती। हालांकि इससे पहले की जो वीडियोस मैंने आपको बताया है कि जो अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं, विमाएँ क्या होती हैं, और विमीय सूत्र निकालने की विधि क्या होती है और किस तरीके से हम विमीय सूत्र निकालते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दे दूंगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारहीनता क्या होता है, तो जिस स्थिति में किसी वस्तु का आभासी भार शून्य हो जाता है तो उस स्थिति को हम भारहीनता कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। कहने का मतलब क्या है कि जब लिफ्ट में हम ऊपर की तरफ जाते हैं या चढ़ाई करते हैं या लिफ्ट से नीचे उतरते हैं तो हमारा जो भार है वो किस तरीके से कम या फिर ज़्यादा हो जाता है या फिर इक्वल रहता है, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ से निकल के आएगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से चलती है तो उसमें स्थित व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यदि व्यक्ति का द्रव्यमान m हो तथा लिफ्ट का ऊपर की ओर त्वरण a हो तो कहने का मतलब क्या है कि जो W बराबर क्या हो जाएगा mg प्लस ma, तो इस अवस्था में व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा W बराबर mg प्लस ma, ठीक है। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति से आती है तो वस्तु को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है, बिल्कुल। यदि नीचे आते समय लिफ्ट का त्वरण a हो तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा W बराबर mg माइनस ma। यदि ऊपर की तरफ तो mg प्लस ma और नीचे की तरफ तो mg माइनस ma। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से त्वरण ऊपर या नीचे जाती है तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। जब लिफ्ट एक समान वेग से, कहने का मतलब क्या है, जो उसका वेग होगा वो एक सा होगा तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है, अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे mg, ठीक है। क्या हो जाएगा W बराबर mg। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की जो डोरी है वो टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की तरह गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरती है। इस अवस्था में व्यक्ति का अपना भार शून्य होता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, भारहीनता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, भारहीनता कहते हैं, ठीक है। यदि नेक्स्ट पॉइंट है, यदि नीचे गिरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर उसकी छत पर जा गिरेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, उपग्रहों में भारहीनता, ठीक है। उपग्रह जो होते हैं वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स, उपग्रहों में भारहीनता। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है समझ में आ गया होगा। तो भारहीनता क्या होता है, किसी वस्तु के भार
किसी वस्तु के भार का अनुभव उस वस्तु के संपर्क में रखी किसी वस्तु द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। बिल्कुल, यदि प्रतिक्रिया बल का मान शून्य हो तो वस्तु का भार शून्य प्रतीत होता है। जैसे जब हम किसी तल पर खड़े होते हैं तो तल हमारे पैरों पर एक प्रतिक्रिया बल लगाता है, ठीक है, जिसके कारण हमें अपने भार का अनुभव होता है। नेक्स्ट, यदि तल पर कोई प्रतिक्रिया बल न लगाया जाए अर्थात तल द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य हो तो हमें अपना भार शून्य प्रतीत होगा। यही भारहीनता की क्या है, अवस्था है। कहने का मतलब क्या है, ये जो स्थिति है वो क्या है, भारहीनता की अवस्था है। कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता की अवस्था पाई जाती है अर्थात उपग्रह के तल द्वारा यात्री पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। कहने का मतलब क्या है, कृत्रिम उपग्रहों में जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होते हैं उसमें भारहीनता की अवस्था पाई जाती है अर्थात उपग्रह के तल द्वारा यात्री पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल क्या होता है, आपका शून्य होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।